हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 12वीं का फिजिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्ब्स लॉ, थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का भी। तो आइए सबसे पहले हम ये टॉपिक सबको देख लें। इस सबको आप नोट कर सकते हैं, ये सिलेबस में सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इनमें से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। Thus we may see that there is no flow of electricity, rather the charge is in the rest position. So electrostatics is the study of electric charges at rest। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भौतिकी की वह शाखा है जिसमें चार्ज के स्थिर अवस्था में रख करके उसका अध्ययन होता है, चार्ज के स्थिर अवस्था का अध्ययन होता है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि चार्ज का फ्लो होता है तो उसका अध्ययन हम कहाँ करते हैं। तो व्हेन एवर चार्ज फ्लोज थ्रू द कंडक्टर इट कम्स इन द फील्ड ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, और वी मे से दैट इन द करंट इलेक्ट्रिसिटी वी स्टडी अबाउट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर, एंड इन द इलेक्ट्रॉनिक्स वी स्टडी अबाउट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू द सेमीकंडक्टर, और उनमें से सेमीकंडक्टर वाल्व। तो जब चार्ज का फ्लो होता है कंडक्टर के थ्रू तो वो आता है कौन चीज़ में, तो वो आता है हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी में। और जब करंट का फ्लो होता है सेमीकंडक्टर या सेमीकंडक्टर वाल्व के थ्रू तो वो आता है हमको इलेक्ट्रॉनिक्स में। इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। अब हम आते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। हमने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो रेस्ट पोजीशन में होता है उसका स्टडी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं। तो हम लोग अब जाने कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सिंपल भाषा में कहें तो ये क्या है, तो एक पदार्थ का गुण है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। लेकिन थोड़ा सा अच्छा ढंग से इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं कि इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर व्हिच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक force between various objects. It is a scalar quantity, its SI unit is coulomb। अब उसके बाद ये कितने तरह का होता है, how many types of charges are available। There are two types of electric charges, or we may say that charges are of two kinds, one is positive and another is negative। तो चार्ज कहाँ होता है, तो चार्ज एटम में होता है। एटम कहाँ होता है, तो एटम मैटर में होता है। तो कोई भी मैटर जो है सो बना हुआ कौन चीज़ का होता है, कोई भी मैटर हमारा बना हुआ होता है एटम का, और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो हम कह सकते हैं एवरी एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। व्हेन द एटम बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। The atom becomes positively charged when it loses electron. Atom becomes negatively charged when accepts electron। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है तो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो निगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है। अब कोई भी पदार्थ जो है बना हुआ है एटम से, एटम में क्या होता है, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और अभी तो के कंटेक्स्ट में तो आप 150 से भी ज़्यादा पार्टिकल हैं। तो सबका अध्ययन करना यहाँ पर ये नहीं है। यहाँ हमारा मुख्य ध्येय जो चार्ज को समझना है। तो चार्ज जो है ये एटम में प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन किसी पदार्थ, किसी एटम के इलेक्ट्रिकली चार्ज होने की जब बात होगी तो
वो पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली, इसमें प्रोटॉन की कोई भूमिका नहीं है। कहीं आपने नहीं सुना होगा कि प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है। जब ट्रांसफ़र होता है तो इलेक्ट्रॉन का ही होता है। एक्सेस चार्ज हो गया तो निगेटिव चार्ज हो गया, एक्सिस इलेक्ट्रॉन उस पर फॉर्म हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ। ज़्यादा परिमाण में इलेक्ट्रॉन हो गया तो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, कम परिमाण इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसमें तब इसीलिए विद्युत उदासीन है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जब वो इलेक्ट्रॉन को परित्याग करेगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रिकली ये निगेटिव हो जाएगा। अब जैसे हम उदाहरण दे करके समझा सकते हैं आपको कि जैसे सोडियम है, तो सोडियम का क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है ना 11, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो सोडियम उस पर एक प्लस चार्ज होएगा, Na+, उसको हम लिख सकते हैं। उसी हिसाब से क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो उस पर अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए तो उस पर एक माइनस चार्ज हो जाता है। तो इस हिसाब से कॉन्टेक्स्ट में भी हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। अब तो हम लोगों ने देखा कि प्रोटॉन का कोई भूमिका नहीं है किसी एटम के चार्ज होने में या डिस्चार्ज होने में, या उसको पॉजिटिवली चार्ज होने में या निगेटिवली चार्ज होने में। तो एक यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जो उपस्थित चार्ज होता है तो उसको हम एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। और दूसरे हिसाब से देखें तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज भी कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है उसी से वो पदार्थ ये चार्ज बनता है। तो इसको अगर हम लिखें Q इक्वेशन के फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं Q बराबर IT। अब यहाँ Q क्या हो गया, तो Q हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज, I हो गया इलेक्ट्रिक माने करंट, और T हो गया टाइम। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं कि मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर व्हिच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। इतना याद नहीं रहे, इतना नहीं समझ सकते हैं तो सबसे पहले ये समझना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक हुए, उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया। उन्होंने पतंग उड़ाया और पतंग उड़ाते समय उनके उंगली में झटका लगा। झटका लगने के बाद तो लोग विचलित हो जाता है, लेकिन वो खुश हुए, उनको लगा कि कुछ चीज़ को, नया चीज़ को वो पा गए हैं। तो उन्होंने देखा कि पतंग में जो चाबी लगाया था उनको अंदेशा हुआ था कि ये बादल में जो है चार्ज होता है उसको पता लगाने के लिए। और फिर जब उनके उंगली में थोड़ा सा ये जब गीला था, जिस समय में बरसात के समय में उड़ा रहे थे, तो ये धागा गीला होने के कारण उनको करंट लगा, झटका महसूस हुआ। फिर उन्होंने विद्युदर्शी बना करके उसका परीक्षण किया। तो वही बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं जो विद्युदर्शी बनाए थे। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंटेक्स्ट में वो जो डिफ़ाइन किए हैं चार्ज को कि पॉजिटिवली चार्ज्ड किस जो पार्टिकल है, ये सबस्टांस है, उसको वो बता रहे हैं कि जब हम ग्लास रॉड को रगड़ते हैं सिल्क के धागे से या सिल्क के कपड़ा से, तो उस पर जो चार्ज फॉर्म होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। और अगर हम एबोनाइट या प्लास्टिक रॉड को अगर हम फर से रगड़ें, बिल्ली के खाल से रगड़ें, तो उस पर जो चार्ज होता है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन इंट्रोड्यूस्ड द प्रेजेंट डे साइन convention according to which the charge developed on a glass rod which when rubbed with silk positively charged and the charge developed on a plastic or ebonite rod rubbed with fur negatively charged। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो ये थ्योरी बतलाता है कि व्हेन एवर वी रब 2 सबस्टेंस ड्यूरिंग रबिंग इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सबस्टेंस टू अनदर सबस्टेंस। मतलब जब हम एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है एक
वस्तु से दूसरे वस्तु पर। उसके बाद हम देखते हैं चार्ज में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चार्ज में हम लोगों ने देखा कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। तो ये जो फोर्स लगाता है इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसको हम लोग समझें। अब ये लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर मतलब दो जो चार्ज एक सदृश चार्ज होगा तो उसके बीच में रिपल्सन का फोर्स लगेगा, विकर्षण का। और अगर अनलाइक चार्जेज है, डिसिमिलर चार्जेज है, सिमिलर चार्जेज नहीं है, तो उसके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। अब प्रोटॉन प्रोटॉन है तो दोनों एक ही जैसा कण है, पार्टिकल है, तो दोनों प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, क्योंकि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है रिपल्सन का। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स लगता है तो होता है अट्रैक्शन का। तो इसको ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला फोर्स या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला फोर्स या मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला जो ये फोर्स होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। The property of a proton or an electron which give rise to electrostatic force between them is called electric charge। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम इस कॉन्टेक्स्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं। अब प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है कि प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है। तो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। फ़र्क ये है कि प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, निगेटिव चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। और उसके बाद अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का। अब देखिए हम इसको लिख दिए हैं। इट इज़ द फेनोमेनन ऑफ टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए कंडक्टर इन व्हिच अपोजिट चार्जेस अपीयर एट इट्स क्लोजर एंड एंड सिमिलर चार्जेस अपीयर एट इट्स फार्दर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ए नियर बाई चार्ज्ड बॉडी। एक बार इसको और सुनिए। It is the phenomenon of temporary electrification of a conductor in which opposite charges appear at its closer end and similar charges appear at its farther end in the presence of a nearby charged body। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब हुआ कि ये टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, माने परमानेंट इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होता है। किसका? तो कंडक्टर का। कब? तो जब हम एक ऑपोजिट चार्ज को इसके नज़दीक में रखते हैं। अब इसमें हम इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि यहाँ पर एक हम होलो स्फीयर लेते हैं, खोखला गोला लेते हैं। तो खोखला गोला में जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल होगा। अब इसके नज़दीक में हम एक प्लास्टिक का रड लेते हैं। ये रड कैसा है? तो ये निगेटिवली चार्ज रॉड है। अब निगेटिवली चार्ज रॉड जब इस खोखला गोला के नज़दीक में आएगा तो क्या होगा? तो होगा क्या कि ये प्रोटॉन को अपनी ओर खींचेगा, धनावेश को अपने नज़दीक लाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इसके फार्दर एंड में चला जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इसके क्लोज में आ जाएगा। तो इस हिसाब से जो व्यवस्था बनेगी उसमें क्या होगा कि प्रोटॉन एक साइड हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन एक साइड हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज एक तरफ और नेगेटिव चार्ज एक तरफ। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि सेकेंड स्टेप में इसको हम धरती से जोड़ देंगे, मतलब इसको अर्थिंग दे देंगे, ग्राउंड से जोड़ देंगे। तो ग्राउंड से जब इसको हम जोड़ देते हैं तो जितना इसका निगेटिव चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा? निगेटिव चार्ज चला जाएगा अर्थ में, धरती में। उसके बाद क्या करेंगे? तो उसके बाद रॉड को हम हटा लेंगे। अब रॉड को हम हटा लेते हैं तो क्या होता है
रॉड को हटा लेते हैं, इलेक्ट्रॉन चला गया है धरती में, तो इस पर प्लस चार्ज फॉर्म हो गया। प्लस चार्ज फिर पूरा इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये गोला क्या है हुआ गोला, तो गोला जो हो सो इसमें टेम्परेरी ये इंडक्शन की वजह से इस पर चार्ज फॉर्म कर गया। इसीलिए हम कहते हैं कि ये टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन होता है कंडक्टर का। तो बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, हम इसको करके भी देख सकते हैं और इस माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता है। अब ये इंडक्शन का अर्थ होता है प्रेरण। अब हम देखते हैं ना कि कोई पढ़ा लिखा बच्चा है, बहुत कोई आपके नज़दीक में कोई इंटेलिजेंट बच्चा आता है, तो इंटेलिजेंट बच्चा आता है तो देख करके आपको भी प्रेरणा होती है ना कि हम भी पढ़ें, या कोई अच्छे सद्गुण वाला व्यक्ति होता है तो उसको देख करके आप में प्रेरणा आती है ना। तो यहाँ पर जो गोला क्या था, गोला जो न्यूट्रल था, उसके नज़दीक में हम एक निगेटिवली चार्ज रड को लाए, तो उस निगेटिवली चार्ज रड के चलते, प्लास्टिक रड के चलते इस पर चार्ज फॉर्म हुआ। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरण, या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है तो ये हो सकता है स्थिर वैद्युतिक अभिप्रेरण। तो इस हिसाब से हम इस एक्सपेरिमेंट को समझ सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि कैसे इसमें टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन होता है एक नज़दीक में एक चार्ज के आने से। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मतलब कंडक्टर पर चर्चा करेंगे, इंसुलेटर पर चर्चा करेंगे। तो कंडक्टर क्या होता है? द सबस्टांस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। दे कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सच एज मेटल्स, ह्यूमन बॉडी एंड एनिमल बॉडीज एट्सेट्रा। तो जिसके हो करके हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज आराम से फ्लो कर सके, आसानी से बह सके, फ्लो कर सके, उसको हम कंडक्टर कहते हैं। अब हम बच्चों को हमेशा सिखाया करते हैं कि अगर आपको फिजिक्स सीखना है या साइंस सीखना है तो सब में आप लगाइए व्हाई और हाउ। तो यहाँ पर हमने बतलाया कि कंडक्टर जो है वो सबस्टांस है जिससे होकर के इलेक्ट्रिक चार्ज आसानी से फ्लो कर सकता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे, क्वेश्चन उठाएंगे क्यों फ्लो करता है? तो इसीलिए फ्लो करता है क्योंकि दे कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि किसी कंडक्टर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इजीली। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इससे होकर के आराम से बह पाता है, प्रवाहित हो पाता है। अब उसके बाद इंसुलेटर, तो कंडक्टर का उल्टा होता है इंसुलेटर, थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो इजीली, जिससे होकर के आसानी से विद्युत धारा नहीं बह पाती है। इसमें भी हम वाई लगाएंगे तो इसका उत्तर मिलेगा कि इसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं। अब जैसे मतलब होता है ना प्लास्टिक, रबर, ये कांच, लकड़ी, तो इस हिसाब से ग्लास, प्लास्टिक, वुड एट्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ द इंसुलेटर। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। अब हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का परिभाषा जाना, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कुछ आइडिया लिया। अब उसके बाद हम लोग इसके प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब इसको समझें हम लोग कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब चार्ज का, ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है सो मैटर का प्रॉपर्टी है, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या प्रॉपर्टी होता है तो उसको हम लोग देखेंगे कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक, देयर आर 3 बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। One is the additivity, second is quantization, and third is the conservation. Then question arises, what is the additivity? The additivity of electric charge means that the total charge of a system is the algebraic sum of all the individual charges located at different points inside the system. If a system contains charges q1, q2, that so on qn, then its total charge
Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस दैट सो ऑन Qn। तो इसको हम इक्वेशन 2 से इंगित कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। तो समझना ये है इसमें कि कोई सिस्टम में अगर बहुत सारा चार्ज है, उसका चार्ज का नाम है Q1 Q2 Q3 दैट सो ऑन Qn, तो उस सिस्टम में का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? तो टोटल चार्ज हो जाएगा, हर एक चार्ज को, इंडिविजुअल चार्ज को हम जब अलजेब्रिक सम ले लेंगे, उसको जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 दैट सो ऑन Qn, तो ये इक्वल हो जाएगा Q के। तो Q हो गया हमारा टोटल चार्ज, नेट चार्ज। तो टोटल चार्ज जो Q है वो हो जाएगा Q टोटल चार्ज, Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस दैट सो ऑन Qn। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। उसके बाद व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट total charge Q of a body is always an integral multiple of a basic quantum of charge E, which is the charge of an electron। अब इसको हम इक्वेशन में लिखें तो इक्वेशन में हम लिख सकते हैं Q बराबर NE। तो यहाँ पर Q क्या हो गया? तो Q हो गया चार्ज, N हो गया, N बराबर हो जाएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इस हिसाब से हो जाएगा। ये नंबर हो गया, N हो गया नंबर, ई हो गया इलेक्ट्रॉन। तो अब इसको अगर हम समझना चाहते हैं तो हम इसको बढ़िया से समझने के लिए यूँ समझ लीजिए कि हम जाते हैं दुकान में समोसा खरीदने के लिए, तो हम 1 2 3 4 5 जितना समोसा चाहें खरीद सकते हैं। लेकिन अगर हम दुकान में जाएं, कहें कि हमको आधा समोसा दीजिए, 2.5 गो समोसा दीजिए, 3.5 गो समोसा दीजिए, 4.5 गो दीजिए, तो दुकानदार नहीं देगा, क्योंकि समोसा उपलब्ध है 1 या 2 या 3 या 4, तो एक ही के मल्टीपुल में उपलब्ध है, ये इंटीग्रल मल्टीपुल में। तो उसी हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होता है वो ये बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपुल में ही होता है। तो बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज क्या हो गया? तो इसी हिसाब से 1 2 3 4 के ही फॉर्म में होगा। अब क्वांटाइजेशन का क्या कारण है? काउज ऑफ क्वांटाइजेशन, द बेसिक काउज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट ड्यूरिंग रबिंग ओनली एन इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो इसको हम समझ सकते हैं कि इसका बेसिक काउज क्या होता है कि क्वांटाइजेशन, चार्ज के क्वांटाइजेशन का, क्योंकि जब हम हम लोगों ने सीखा ना कि पदार्थ को जब हम रगड़ते हैं आपस में, तो चार इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है। तो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जो चला जाता है, उसका जो जाना होता है, तो वो कैसे जाना होता है? तो वो होता है ओनली एन इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तो 1 2 3 4 के ही फॉर्म में होगा। इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। अब इससे आगे थोड़ा हम लोग जानें कि ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड लॉ है। उनमें से क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड लॉ। अब द एक्सपेरिमेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिस्कवर्ड बाय फैराडे फर्स्ट सजेस्टेड द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड सेकेंड इज द मिल्कन्स वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इन 1912। इसका मतलब हो गया कि जो इलेक्ट्रोलिसिस का जो लॉ है, जो फैराडे के द्वारा खोजा गया था, वो अप्रूव करता है, वो वेरीफाई करता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का। और दूसरा एक्सपेरिमेंट है मिल्कन्स वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जो 1912 में मिल्कन के द्वारा किया गया था। ये भी क्वांटाइजेशन को वेरीफाइड करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि मतलब क्वांटाइजेशन का जो ये लॉ है, ये वेरीफाइड लॉ है। उसके बाद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? दिस लॉ कैन बी स्टेटेड इन ए नंबर ऑफ वेज। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। चार्ज इज कंजर्व ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस बाय न्यूट्रॉन। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं
कि कैसे जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है। चार्ज को न तो हम निर्माण कर सकते हैं न उसका विनाश कर सकते हैं, सिर्फ चार्ज को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, वन बॉडी टू अनदर। तो उसको हम एक इक्वेशन के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92। एटॉमिक नंबर 92 का मतलब हो गया 92 उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो 92 उसमें प्रोटॉन भी होगा। तो उस पर हम बाछौर करा देते हैं न्यूट्रॉन से, तो वो टूट जाएगा बेरिलियम में जिसका एटॉमिक नंबर 56 होता है, और क्रिप्टन में जिसका एटॉमिक नंबर 36 होता है। तो हम इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में देखें कि यूरेनियम का 92 होता है एटॉमिक नंबर, बेरिलियम और क्रिप्टन को मिला दें तो इसका भी हो जाएगा एटॉमिक नंबर 92। तो इस हिसाब से अगर हम यूरेनियम पर न्यूट्रॉन को बाछौर करा करके समझने का कोशिश करें तो हम कह सकते हैं टोटल चार्ज बिफोर फ्यूजन इज इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर फ्यूजन। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। अब फिर हम बताने जा रहे हैं, आपको आगे बताएंगे, कूलम्ब लॉ के बारे में बताएंगे। इससे पहले इसको बढ़िया से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझ लीजिए। एक पार्ट हो गया कि मतलब टोटल चार्ज बिफोर फ्यूजन इज इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर फ्यूजन। दूसरा हो गया हमारा कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व ड्यूरिंग द फेनोमेनन ऑफ पेयर प्रोडक्शन इन व्हिच। तो पेयर प्रोडक्शन में भी हम इसको अनुभव कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि कैसे हमारा नेट चार्ज कंजर्व रहता है। अब जैसे हम देखते हैं कि गामा रेज का जो फॉर्मेशन होता है, कैसे होता है उसका गामा रेज का फॉर्मेशन, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के मिल से होता है। अब इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है, पॉजिट्रॉन पर प्लस चार्ज है, तो दोनों मिलाकर के न्यूट्रल हो जाता है। फिर गामा रे जिस पर जीरो चार्ज है, इस हिसाब से गामा रे का फॉर्मेशन होता है। तो इस हिसाब से हम उसको समझ सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में होता है कि चार्ज neither be created nor destroyed, they can only be transferred from one body to another। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं इस सिद्धांत में हम दो भाग में इसको हम लिख सकते हैं कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, द इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम one body to another, charge is conserved during the fusion of nucleus by neutron। तो इस हिसाब से हो गया कि टोटल चार्ज बिफोर फ्यूजन, टोटल चार्ज आफ्टर फ्यूजन, मतलब फ्यूजन के पहले जितना चार्ज होगा फ्यूजन के बाद भी चार्ज उतना ही रहेगा। तो इस हिसाब से हम क्या देखते हैं कि टोटल चार्ज हमारा कंजर्व रहता है। हम देख रहे हैं कि चार्ज घट रहा है, बढ़ रहा है, ये पूरा इक्वेशन में हम ऐसा अनुभव कर सकते हैं। लेकिन अगर टोटल चार्ज को हम कैलकुलेट करें फ्यूजन से पहले और फ्यूजन के बाद में, तो हमारा ये चार्ज फ्यूजन के पहले जितना चार्ज था फ्यूजन के बाद भी उतना ही चार्ज रहेगा। तो इसको हम समझ लिए। दूसरा होता है, हमने पेयर प्रोडक्शन के हिसाब से आपको समझाया कि कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व ड्यूरिंग द फेनोमेनन ऑफ पेयर प्रोडक्शन इन व्हिच गामा रेज फोटोन मटेरियलाइजेस इनटू एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलकर के गामा रेज बनता है। उसके बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे कूलम्ब्स लॉ का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है, इसको देखिए ध्यान से। इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। दो पॉइंट चार्जेस हम लेते हैं Q1 और Q2। ये दोनों r दूरी पर है, तो r दूरी पर है तो दोनों के बीच कितना फोर्स लग रहा है इसको हम कैलकुलेट करते हैं कूलम्ब्स लॉ से। दिस लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन two stationary point charges is directly proportional to the product of the magnitude of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. This force acts along the line joining the two charges. If 2 point charges Q1 and Q2 are separated by distance r, then the force F of attraction or repulsion between them is such that F is proportional to Q1 Q2, F is
प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो उसके बाद देयरफॉर f इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2 बटे r²। देयरफॉर f इज इक्वल टू k q1 q2 बटे r²। अब where k is constant of proportionality called electrostatic force constant, the value of k depends on the nature of the medium between the two charges and the system of units chosen to measure f, q1 q2 and r. For two charges located in free space in SI unit we have 1, then f is equal to k q1 q2 बटे r² is equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r² is equal to 9 into 10 to the power 9 q1 q2 upon r². So 1 coulomb is that amount of charge that repels an equal and similar charge with a force of 9 into 10 to the power 9 Newton when placed in vacuum at a distance of 1 meter from it. तो इस हिसाब से इसको हम समझ सकते हैं कि हम 2 पॉइंट चार्ज लेते हैं, 2 बिंदु पर हम अलग अलग चार्ज लेते हैं। अब पॉइंट का नाम कुछ भी आप दे सकते हैं। एक पॉइंट मान लीजिए A है, दूसरा B है। A पर Q1 चार्ज है और B पर Q2 चार्ज है और दोनों के बीच R दूरी है, मतलब Q1 और Q2 एक दूसरे से R दूरी पर हैं। तो ये कूलम्ब लॉ से हम जान सकते हैं कि Q1 और Q2 चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। तो ये इसका नियम का पहला भाग कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेज। तो चार्जेज हमारा कितना है Q1 और Q2, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो गया Q1 इंटू Q2। तो हम लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, मतलब फोर्स जो है प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा दोनों के प्रोडक्ट का, या अर्थात दोनों चार्ज के गुणनफल का। तो पहला भाग हो गया F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। और दूसरा भाग कहता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है R, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया R²। तो R ये जो फोर्स है वो R के इनका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², या इसी को हम पढ़ेंगे F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब 2 इक्वेशन हो गया, एक हो गया F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और दूसरा हो गया F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो हमारा इक्वेशन बनता है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे r²। अब ये बराबर कब होगा, तो बराबर होगा जब हम एक कांस्टेंट से इसको गुना करेंगे, जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो इस हिसाब से हमारा इक्वेशन बनेगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटे r²। इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं कि हमारा ये इक्वेशन बन गया कूलम्ब लॉ से कि दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। तो दोनों चार्ज के बीच में जो हमारा फोर्स लग रहा है वो है F। F का मान क्या होगा, तो F का मान हो जाएगा K Q1 Q2 बटे r²। अब K का मान कितना होता है, तो K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो उस हिसाब से हमारा ये बन जाएगा इक्वेशन F बराबर K Q1 Q2 बटे r²। अब ये K जो कांस्टेंट है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसलिए बोलते हैं कि प्रोटॉन के बीच में या 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले फोर्स ही को तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो इस हिसाब से हम इस इक्वेशन को समझ सकते हैं। अब उसके बाद ये थोड़ा सा चर्चा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को कर सकते हैं कि द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग the total force on a given charge is the vector sum of the forces exerted on it. Due to all other charges, the force between two charges is not affected by the presence of other charges. अब इसमें अलग कोई सिस्टम में जो अलग अलग चार्ज है Q1 Q2 Q3 वो ओरिजिन से R1 R2 R3 अदर सो ऑन Rn दूरी पर है, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। The total force on charge Q1 is given by F1 is equal to F12 plus F13 plus the other so on F1n
अब इसमें F12 का मान कितना हो जाएगा, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में R12 लिख देंगे। फिर ये F3 का मान कितना हो जाएगा, तो इसी हिसाब से हो जाएगा। तो इसी हिसाब से टोटल जो हमारा फोर्स है ये हो जाएगा Q1 Q3 R13 स्क्वायर। उसी हिसाब से ये Qn पर कितना फोर्स लग रहा है, तो Q1 Qn बटा R1n स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल फोर्स को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा कि F1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4πε0 समेसन i बराबर 2 to n QI बटा R1I स्क्वायर। फिर ये जो यूनिट वेक्टर है इसको हम इसमें लगा देंगे, इस हिसाब से हमारा निकल जाएगा। थैंक यू।